नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर द्विवेदी, कैंसर एक्सपर्ट। आज आपसे एंडोमेट्रियम के कैंसर के बारे में बात करने आया हूँ। एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस, बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, बच्चेदानी का कैंसर। तो इसमें दो चीज़ समझ लीजिए कि पहला, बच्चेदानी का कैंसर अलग है और बच्चेदानी के मुख का कैंसर अलग है। बच्चेदानी का मुख का कैंसर मतलब सर्वाइकल कैंसर, और बच्चेदानी का कैंसर मतलब सीए एंडोमेट्रियम या सीए यूट्रस। दोनों के सिम्टम्स भी अलग हैं, ट्रीटमेंट भी अलग है, रिस्क फैक्टर भी अलग है। जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए जो रिस्क फैक्टर है, जो बच्चेदानी के मुख का कैंसर है, वो मोस्टली एचपीवी ड्रिवन है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, एचपीवी ह्यूमन पेप्लोमा वायरस जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीए एंडोमेट्रियम या यूट्रस का जो कैंसर है, उसके लिए एचपीवी को उतना जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। वो मोस्टली ओबेसिटी उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। पोस्ट मेनोपॉजल लेडी में मोस्टली ये होता है, मेनोपॉज के बाद 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं में। डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, मॉर्बिड ओबेसिटी, ये सब सी एंडोमेट्रियम बच्चेदानी के कैंसर के रिस्क फैक्टर हैं। अच्छी बात यह है कि एंडोमेट्रियल कैंसर रिलेटिवली जल्दी प्रेजेंट करता है। जल्दी इसलिए प्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई कोई भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। मतलब कई बार लोग उसको मेंसेस से कंफ्यूज होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आपको 1 साल या उसके लंबे समय तक आपको ब्लीडिंग नहीं हुई, आपकी एज 45-50 के अराउंड है, तो ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि आपको मेनोपॉज हो गया है। और उसके बाद यदि आपको फिर से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। मतलब आप उसको मेंस्ट्रुअल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सोच के कंफ्यूज मत होइए। वो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग यदि है तो अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज इट इज़ फ्रॉम द एंडोमेट्रियम, मतलब वो बच्चेदानी से ही हो रही है। और उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर होने का, यूट्रस का कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। खासकर यदि आप ओबेज हैं, डायबिटिक हैं, नहीं भी हैं तभी भी। पता कैसे करते हैं? सिंपल सोनोग्राफी में दिख जाता है। यदि सोनोग्राफी में कुछ डाउट है तो एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। यदि उसमें कुछ भी बच्चेदानी के अंदर गांठ दिखी तो उसको बायोप्सी करके, डीएनसी बोलते हैं, डीएनसी करके उसमें से बायोप्सी ली जाती है और उसको कंफर्म किया जाता है कि ये कैंसर ही है या कुछ और है। ये जितने भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो डीएनसी रूटीनली करते हैं और वो उसको डीएनसी करके कंफर्म कर देते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स इसका सर्जरी है, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी या टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी करते हैं। फिर उसके बाद स्टेज, डिपेंडिंग अपॉन स्टेज 1A यदि है तो उसमें अलग अलग ग्रेड है, लो ग्रेड, इंटरमीडिएट ग्रेड, हाई ग्रेड, G1, G2, D3 बोलते हैं। अब इतना हम डिटेल यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, पर यदि अर्ली स्टेज है तो सिर्फ सर्जरी से बात बन जाते हैं। यदि थोड़ा सा बड़ा है तो सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी भी करते हैं, मेनली ब्रैकीथेरेपी। यदि कुछ और बढ़ गया है, थोड़ा और बढ़ गया है, तो उसमें सर्जरी भी करना पड़ेगा, ब्रैकीथेरेपी भी करना पड़ेगा और एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी भी करना पड़ता है। तो तीनों रेडियोथेरेपी देनी पड़ती। यदि मेटास्टेसाइज हो गया है या रिकरेंस हुआ है तो उस स्थिति में कीमोथेरेपी भी देते हैं, पैक्लिटैक्सेल, कार्बोप्लाटिन, कई बार हार्मोनल थेरेपी। खासकर यदि एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो हार्मोनल थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ टेमॉक्सिफिन, मतलब टेमॉक्सिफिन नाम की टैबलेट इस्तेमाल होती है। ये सब एडवांस स्टेज या मेटास्टेटिक या रिकरेंस केसेस में यूज़ होता है। अर्ली स्टेज में इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़ी सी यदि अवेयरनेस हो सोसाइटी में इस बात को कि लेके कि यदि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है तो आप सतर्क हो जाइए, केयरफुल रहिए। ये निश्चित तौर पे बच्चेदानी के कैंसर का कारण हो सकता है और बहुत ही छोटी छोटी जांच से हम इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि वो क्यों हो रहा है। तो और भी यदि आपके मन में इस बीमारी को लेकर कोई प्रश्न होगा तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम इसको आने वाले सेशन में आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।